नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल और आज बात करेंगे संभल में आर पार योगी का सनातन प्रहार। जी हाँ, पिछले दिनों जो कुछ भी संभल में हुआ उसे सभी जानते हैं। दरअसल कार्रवाई की जा रही थी कि जिन लोगों ने बिजली की चोरी कर रखी थी उनके मीटर्स चेक किए जा रहे थे, लेकिन मीटर्स चेकिंग के साथ साथ एक और खुलासा हुआ। वहाँ से मिले मंदिर। एक मंदिर संभल में ऐसा मिला जो 3 तरफ से घिरा हुआ था और वहाँ मंदिर था। जब उस मंदिर को खुलवाया गया तकरीबन 46 साल बाद उस मंदिर के कपाट खुले। वहाँ पर शिवलिंग था, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति थी, पास में कुआं था और उसके बाद से ये दावा किया जा रहा था कि सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि यहाँ ऐसे दर्जनों मंदिर हैं, क्योंकि 78 के बारे में सब जानते हैं। वहाँ पर ऐसे हालात हो गए थे 78 में कि वहाँ से हिंदू पलायन करके चले गए थे और उसके बाद से ही पूरे देश में अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर बात करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने एक बयान दिया, वो भी अब सुर्खियों में है। इसके बाद चर्चा इस बात पर हम करेंगे आज कि देश की जो राजनीति है वो एक अलग दिशा में जा रही है। मोहन भागवत ने भी इसको लेकर एक बयान दिया है। इसी पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। हमारे साथ प्रवीण तिवारी मेरे सीनियर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अजीत प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे भी जानेंगे कि जो देश की राजनीति है आजकल सनातन की तरफ जा रही है, ये कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि मोहन भागवत ने भी अब इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। और अगर मैं आरएसएस की बात करूं तो हमेशा सनातन की और हिंदुओं की बात आरएसएस भी करती आई है, लेकिन अब ये बात जब मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सही नहीं है, वहीं एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो शुरू से एक ही बात पर अडिग नजर आते हैं। नहीं, मंदिर मस्जिद इस पर बात करना ठीक नहीं है। इसको 2 पहलुओं से समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इसको बस एक कोई बयान से और बहुत संकीर्णता के साथ अगर इस मुद्दे को देखा जाएगा तो ये मामला जो है वो समझ से परे हो जाएगा। दरअसल सनातन को पहले समझिए। आरएसएस या संघ ने जो सनातन की अपनी परिभाषा रखी या योगी आदित्यनाथ जिस सनातन की परिभाषा को रखते हैं, आप सुनिए कभी गौर से। कोई भी राजनीतिक बयान बेशक इशारों में उसको लोग कितना ही समझ लें, कितनी ही गहराई से समझ लें, अपने अपने उसके मायने निकाल लें, लेकिन इससे इतर राजनेता हमेशा सतर्कता के साथ एक बात को कहता है। आप सारे बयान उठाकर देख लीजिए, आप पाएंगे कि उसमें ये कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चला। आज ही जो अयोध्या में बयान दिया वो ये कि सनातन की आवश्यकता क्यों है। और ये बात की राजनीति से ऊपर उठकर अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में बात करेंगे तो भी ये बात कही जाएगी कि हाँ, सनातन की आवश्यकता है, क्योंकि वो सनातन जो है उसको आप एक धर्म विशेष से मत जोड़िए, पूजा पद्धति से मत जोड़िए, जीवनचर्या से जोड़िए और मूल्यों से जोड़िए। ये जो मूल्य शब्द है ना, ये महत्व का है। तो यहाँ पर मूल्यों की लड़ाई चल रही है। हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जब आप जाते हैं तो मूल्यों की लड़ाई से इतर थोड़ा वो दार्शनिक ना होते हुए राजनीतिक पहलुओं को देखना पड़ता है, वोट बैंक की सियासत को देखना पड़ता है। जियाउर रहमान बर्क वहाँ के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, गढ़ है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बिजली चोरी का मामला लग गया अब धीरे धीरे, और इतने सालों में लगा है। ये भी प्रश्न है कि इतने समय से चोरी हो रही थी, तब भी पकड़ा जाना चाहिए था, अचानक से अभी पकड़ा गया। तो संभल की स्थितियां शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद और सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ उसके बाद बिल्कुल बदल गई हैं। ये अब संभल को समझिए आप। संभल क्यों? हमने जब भी बात करी तब हम अयोध्या, मथुरा, काशी 3 चीज़ों पर बात करते थे और ये उत्तर प्रदेश में हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। लेकिन संभल इसलिए भी महत्व का विषय है क्योंकि कल की अवतार को लेकर लोगों में पहले से भी समझ थी, लेकिन अब थोड़ा सा और लोग जानने समझने लगे हैं। तो संभल को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आप सिर्फ संभल ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, वो कोई सा भी बहुल हो, मुस्लिम बहुल हो, हिंदू बहुल हो, कोई बहुल हो, एक समय ऐसा आपको मिलेगा कि जब यहाँ पर सनातन परंपरा को मानने वाले या मंदिरों में पूजा उपासना करने वाले ज़्यादातर लोग थे, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर कुछ बाद में जब बस्ती चली गई तो उसमें आप देखेंगे कि कई मंदिर हैं वो खो गए। अब एएसआई का सर्वे, इसको भी समझिए कि ये जो मंदिर हैं, आपको गली गली में आज किसी भी छोटे शहर में चले जाइए बहुत प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन संभल के जो पुराने मंदिर हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में जो मंदिर हैं, वो ज़्यादा विशेष महत्व के आज की परिस्थिति में बन गए। आज जिस तरह का माहौल बना हुआ उसमें बन गए।
उसकी बड़ी वजह राजनीति भी है। तो वो जो दार्शनिक सोच और उसका जो राजनीतिकरण होता है, उन दोनों को अलग अलग करके देखना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में वोट बैंक की सियासत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चोट कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा डिफेंड करेंगे, आप देखिए पहले भी बीजेपी की आरएसएस की रणनीति रही है, उस रणनीति में वो बहुत सफल दिखाई दे रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने एक ठप्पा जिससे बचते दिखाई दिए। मैं खुद विधानसभा चुनाव कवर करता रहा हूँ, मैंने देखा कि अखिलेश यादव चाहे मुस्लिमों का जितना सपोर्ट मिला हो, इसके बावजूद इस टैग से बचना चाहते थे कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं। मुल्ला मुलायम एक शब्द यूज़ किया जाता था मुलायम सिंह यादव के लिए, एक समय था उत्तर प्रदेश की सियासत में। वो टैगिंग जो है वो बाद में बड़ी भारी पड़ी। उस टैगिंग को अखिलेश यादव जितना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना और उनको जकड़ती जा रही है। आप करिए और डिफेंड करिए और डिफेंड करिए। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ या बीजेपी या आरएसएस को ही हमला कर रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव जो डिफेंस कर रहे हैं, वो भी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो स्थितियाँ हैं संभल में, उसमें आम लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, सबको बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने की ज़रूरत है। किसी को किसी दूसरे को चिढ़ाने, नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राजनेताओं पर अगर कोई कार्रवाई होती है और कानूनी रूप से वो गलत है, अगर बिजली चोरी की है तो जुर्माना भरना पड़ेगा, चाहे वो 1 करोड़ 90 लाख हो, 99 लाख हो, जो भी हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो। अतिक्रमण किया है वो टूटेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनिंदा लोगों पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और, मैं इस पर आपसे भी बात करूंगी, अजीत जी का भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सनातन की बात है, सनातन के परे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जब हम रील्स देखते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, तो हमें उसमें दिखाई देता है कि उसके कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम इस तरीके के कमेंट्स होते हैं। तो उसको देख के समझ में आता है कि जो आम जनता है वो नहीं समझ पा रही है सनातन की बात, उस तक वो हिंदू मुस्लिम के तौर पर ही पहुंच रहा है। और उससे जो देश की राजनीति है, एक धक्का मुक्की कांड संसद में दिखाई दे रहा है, एक इस तरह के बयानबाजियां जब आ रही हैं, तो आप अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सनातन वाली बात की तरफ, जिसको लोग हिंदू मुस्लिम समझ रहे हैं, उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते लोग दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि शायद नेताओं को और सारे राजनीतिज्ञों को ये पता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर कोई लपकेगा, जिस पर हर कोई बात करेगा, जो वो चाहते हैं वो हो रहा है। शायद हम भी इसीलिए बात कर रहे हैं। अजीत जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि किस तरफ अब जो देश की राजनीति है वो जा रही है। मैंने जैसे जिक्र किया, मोहन भागवत ने ये बयान दिया है और सीएम योगी बड़े सख्त दिखाई देते हैं। उनकी छवि ही ऐसी है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। आज उन्होंने सनातन के लिए कहा, हालांकि वसुधैव कुटुंबकम की बात जो जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है, ये इस बात का भी जिक्र किया। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात कोई नई नहीं है। इस देश की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम पे हुई है। और पहले एक देश था, उसके बाद पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और बहुसंख्यक लोग इंडिया में रहे। लेकिन यहाँ से फोर्स नहीं किया गया माइनॉरिटीज़ को कि आप बांग्लादेश जाएं या पाकिस्तान जाएं। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो 80-90 सालों से होता चला आ रहा है। लेकिन हाल के दिनों में देखिए, जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इस देश का नेतृत्व संभाला है, तब तक ये इशू उतना प्रभावशाली नहीं था। लेकिन इस साल, खास करके इस साल देखिए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, और उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिली, और ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक बड़ा गढ़ है और यहीं से जो रास्ता निकलता है वो दिल्ली की गद्दी तक जाता है। तो 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो इनके सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, कहीं कोई ऐसा मुद्दा ना आए जिससे वो समर्थन वापस कर दे। तो ये इसकी बहुतायत देखने को मिल रही है। 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हम दंगे नहीं देख रहे थे। पहली बार है कि बहराइच से शुरू हुआ, उसके बाद संभल आया और आगे भी देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो कहते थे कि नहीं, अब तो यूपी में दंगे बंद हो गए हैं, ये कैसे फिर से चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूरी है बीजेपी की, और चूंकि उनका फोकस पहले ज़रूर गुड गवर्नेंस पे था। हम देखिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खास करके, तो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे कि नहीं, हमने 10 सालों में 10वें से 5वें पे आए हम आर्थिक रूप से, और हम तीसरे पे जा रहे हैं।
लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जा, चाहे महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह का माहौल है, ऐसा लगता है कि जो फोकस था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, 2047 तक विकसित देश की बात भी कही जा रही है, तो क्या वो टारगेट था, लेकिन वो टारगेट पे ना जाके अब ऐसा लगता है कि वो टारगेट और दूर होता चला जा रहा है और देश कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे। और सिर्फ ये बीजेपी के लिए नहीं, ये विपक्षी पार्टियां भी ऐसा ही कर रही हैं। कांग्रेस सीधे खुले आम देखिए आप, जो है इस तरह का बैग लेके दिखाई पड़ी प्रियंका गांधी, फलस्तीन और फिर बांग्लादेश। वैसे तो ही कहीं जब ना कहीं शपथ लेते हैं तो वो फिलिस्तीन के जयकार लगाते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये हार का ही सामना करना पड़ा, जो 300 पार का नारा, 400 पार का नारा लग रहा था, वो नहीं पहुंच पाई, तो ये कोई तरीका निकाला जा रहा है। और एक आरोप जो बीजेपी पर लगता है कि जब से 2014 से बीजेपी आई है केंद्र में और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ जो राजनीति है वो पूरी तरीके से जातिवाद पर और हिंदू मुस्लिम पर फोकस हो गई है, तो इसी एजेंडे पर चलने की कोशिश की जा रही है। देखिए क्या होता है, जब एज एन एंकर या पत्रकार के तौर पर या एक सामान्य लोगों के, हम कहते हैं जात पात की धर्म की राजनीति, हम ऐसा कह देते हैं और कह के निकल जाते हैं। इतना आसान नहीं है। जात पात की राजनीति वर्सेस धर्म की राजनीति, जब इन दो को पढ़ेंगे आप तो ये अपने आप में ग्रंथ हैं दोनों। जात पात की राजनीति पर कांग्रेस आने का या विपक्ष आने का प्रयास करता रहा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हिंदू कंसोलिडेट होकर वोटों का पोलराइजेशन, समझिए आप यहाँ पर लड़ाई किस चीज़ की है, मेरे साथ कितना सपोर्ट है, कितने जो सोशल मीडिया की आप बात कर रही थी उसमें क्या फॉलोइंग का ही तो झगड़ा है ना, सब हर एक को फॉलोअर चाहिए, राजनीतिक दलों में भी वही है। फिर दूसरा भारत की राजनीति, ये दुनिया में सबसे अनोखी, सबसे जुदा, सबसे अलग, सबसे खूबसूरत है। इसमें आप देखते हैं कि राज्यों की राजनीति अलग है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी अपनी अपनी ताकत है। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक तरफा ताकत है, लेकिन देश में कहीं उनकी कोई ताकत नहीं है। शरद पवार का अस्तित्व महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, या इसी तरह तेलंगाना को ले लीजिए, इसी तरह स्टालिन को ले लीजिए, इसी तरह वाम दल केरल तक सीमित रहे। आप देश की राजनीति को समझिए, इसमें दो स्तर पर राजनीति हो रही है। एक तो अलग अलग राज्यों की राजनीति है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बात कर रही हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन है, क्या है वो? एक भगवाधारी जो कि अपने प्रचंड हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे। मुझे तो अवसर खैर उनसे तब भी बहुत बात करने, जब बहुत युवा सांसद हुआ करते थे तो उनसे काफ़ी बातें हुई। उस समय उनका अंदाज, अजीत जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग स्थिति में हैं। आज तो बहुत बैक करके, बहुत संभल कर बोल रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन एक समय था जो योगी आदित्यनाथ आ ही उस इमेज के साथ थे, उस सोच के साथ थे। और हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ना, या किसी भी, आप मान लीजिए हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का समर्थन है ना। आप, हम, अजीत जी सब विचारक खड़े हों और वो कुछ भी अपनी एक राय रखें, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। आप ये देखिए कि बहुसंख्यक या ज़्यादातर लोग, बहुसंख्यक से लोग समझ लेते हैं हिंदुओं की बात हो रही, इनकी, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर लोग, देश के ज़्यादातर लोग किसी मुद्दे पर अगर किसी व्यक्ति के साथ में हैं तो अब वो मुद्दा सही है या गलत है, ये एक विचार का विषय बन जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इन लोगों को अकल नहीं है, हमको ज़्यादा समझ है तो हमारी सुनो। तो हम 4-6 लोग मिलके ये तय कर लें। राजनेता ऐसे नहीं चलते हैं। राजनेताओं को वो 4-6 लोग नहीं चाहिए। वो ठीक है टेलीविज़न डिबेट के लिए, आपसे बात करने के लिए ठीक है, इससे इतर उनको चाहिए पब्लिक क्या सोच रही है। अभी अजीत जी ने जो राजनीति की बात कही, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे देश में नहीं, बात ठीक है। मेरी एक पुस्तक है द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी, हिंदी में आतंक से समझौता। यूपीए गवर्नमेंट में एक बहुत ही खतरनाक काम हुआ, राजनीति से प्रेरित था, कोई सोच भी नहीं सकता किस स्तर तक गए। उन्होंने भगवा आतंक जैसी एक थ्योरी दे दी और एक तरीके से उसके पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह जी, इन सब की खींचतान चल रही थी। वो दोनों गृह मंत्रालय के लिए लड़ रहे थे, वो एक अलग बात है, उनकी कहानी अलग है। लेकिन इस सब के बीच में आप धीरे धीरे देश की राजनीति को एक ऐसी जगह पर ले गए जहां आपने आतंक के खिलाफ लड़ाई तक से पीठ दिखाने से गुरेज नहीं किया, इतने स्तर तक जा चुके हो। तो देश की राजनीति में दोनों आज खड़े हो जाएंगे, हम इसके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, ये सब फालतू की बातें होती हैं। राजनीति में बीजेपी भी जानती है कि उसकी ज़मीन 1992 के बाद तो बननी शुरू हुई।
और उसके 2014 के बाद में जो उनका उभार आया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दूसरी बार सरकार रिपीट करना, इतिहास रच दिया उन्होंने, हैं। भले ही सीटें थोड़ी कम हुई, लोकसभा में भी कह रहे हैं कि अरे इस बार तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाना, और वो भी ठीक ठाक सीटें लेकर आने के बाद में, ये आसान काम नहीं है। और वो भी तब जबकि आप एक ऐसे देश की सियासत में हैं जहां पर तुरंत ही कि संविधान बदल देंगे, राजनीति में आपका आरक्षण ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये तुरंत ट्रिगर करता है। ऐसी जगह पर राजनीति करते हुए अगर हिंदुत्व की बात करते हुए, मंदिरों की बात करते हुए, लोगों के भाव, भाई आप 60 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा हुआ है, आज वो मंदिर खुलेगा, वहाँ पूजा अर्चना होगी, तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, ये कहा जा सकता है कि इससे वहाँ का सौहार्द बिगड़ेगा, जहाँ पे अब लोग जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर माहौल ख़राब ना हो जाए। अब आप विचार करिए इस पर मेरी टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टैग कर दिया जाएगा कि एक हिंदू है इसलिए बोल रहा है, एक पत्रकार है, ये बीजेपी समर्थित है, ये भी टैग कर दिया जाएगा, मीडिया का जो टैग लगता है। जी, बहुत सारे टैग लग जाएंगे। लेकिन असली मसला ये है कि आप लोगों की भावनाओं को देखिए, और ये बात संभल की नहीं है। अयोध्या हार गए खूब चलाया, लेकिन उस अयोध्या का मकसद अयोध्या की सीट जीतना थोड़ी था। उस अयोध्या का मकसद था देश की सीटें जीतना, बहुसंख्यक हिंदू समाज में एक मैसेज देना, वो काम किया गया। और इसी तरह से संभल का मकसद जो है वो संभल का मंदिर खुलवाने तक थोड़ी है। उनके उस संभल के लोगों की याद अभी तक क्यों नहीं आई? मंदिर क्या पता नहीं होगा? हर गली में पता होता है, सबको पता होता है हनुमान जी का मंदिर है, वो फलानी कॉलोनी में, वहाँ जा नहीं सकते हैं, सबको पता होता है। आज ताकत आ गई, आज मंदिर खुल रहे हैं, आज वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। अब ये हाँ, ये बात सही है अजीत जी जो कह रहे थे कि कंट्रोल में रखकर राजनीति की जाती है। सबको पता है कि पूरे देश में होने लग जाएगा तो समस्या का भी विषय, तो थोड़ा थाम के चलेंगे इसको, थोड़ा सा दिया भी जाएगा, फिर थोड़ा रोका भी जाएगा ऐसे। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है? आप जैसे इतने दिन से हम देख रहे हैं, सदन चल रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा एक दिन में, उसमें कोई बात ही नहीं हो पा रही है। उसमें एक छोटे से बयान को लेकर इतना हंगामा, और फिर 10 मिनट चलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। तो आपको लगता है कि कुछ विपक्ष की कमजोरी अब इसमें है, जिससे हम जैसे लोगों की, आम लोगों की जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं भटक के रह जाएंगे? बिल्कुल दिखाई देता है। आप देख लीजिए, चाहे 2014 का रिजल्ट देख लीजिए, 2019 का देखिए, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए। अगर विपक्ष की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी होती तो 50 के भीतर ना होते। अभी भी इस बार भी कांग्रेस की सीटें आई हैं तो 100 के भीतर हैं। कांग्रेस जो कि पहले लीड करती थी, 70 सालों तक देश में राज किया है, वो पार्टी जो 100 सीट तक, जो मतलब तिहाई तक ना पहुंच पाए, निश्चित रूप से उसके साथ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। और कई मुद्दे हो सकते हैं। राहुल गांधी हैं, आप देखिए कि जो इंडिया गठबंधन है वहाँ पर काफ़ी खींचतान मची हुई है। वहाँ पे कई नेता बोल रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी को या कांग्रेस को हटाया जाए, ममता बनर्जी को लीड करने के लिए दिया जाए। तो वहाँ पे भी अभी एक मतलब आप देखिए तो काफ़ी जो है संघर्ष चल रहा है। और जब तक ये एक मजबूत यूनिट या टीम नहीं बनेगी, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप अकेले पार्टी बन के तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना मजबूत हो चुके हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी। तो पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, अपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, एम्बिशस को जो है कम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं शायद जो है वो आ पाएंगे, लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा विपक्ष दिखने में तो लग रहा है कि विपक्ष अब सब एकजुट हो गए हैं, लेकिन आपसी खींचतान विपक्ष में भी है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड श्रद्धा ज़रूर करना चाहूँगा, आप अपना सवाल जो भी रखें। क्या होता है जब भी हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो लोगों के जहन में ये जाता है कि इस देश में बस ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इस देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं, दो चीज़ों को अलग करके चलना चाहिए हमको। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो कि जैसा अभी अजीत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी इतने शक्तिशाली हो गए हैं, तो किसी नेता का जो पॉलिसी मेकर है उसका शक्तिशाली होना आवश्यक है किसी भी देश में। आप देखिए, मैं कभी भी मैं ही क्या, कोई भी भारतवासी किसी तानाशाही के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन आप सिंगापुर को देखते हैं, वहाँ पर कहा जाता है सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है। इसी तरह से आप 2 पार्टी सिस्टम देखते हैं अमेरिका में। इसी तरह से आप दुनिया के कई अन्य देशों में जाइए, चाहे चाइना की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए, जो कि बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है। तो सॉफ्ट डिक्टेटरशिप या कई जगहों पर घोषित डिक्टेटरशिप के बाद में एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण निकल गई, डिक्टेटरशिप ठीक नहीं है, हमारे यहाँ तो वो फ्रीडम भी है,
हमारे यहाँ वैसी बंदिशें नहीं है जैसे, लेकिन उसमें एक चीज़ मिलती है कि एक व्यक्ति को काम करने का लंबा समय मिलता है, यानी वो पॉलिसीज़ बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट, अगर वो चाह रहा है कि वो स्टार्टअप की एक मुहिम को शुरू करें, वो चाह रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर कुछ काम करें, वो चाह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण शुरू हुआ है 4 साल, आप देख रहे हैं 2030 का विजन, 2040 का विजन, 2035 का विजन, ये विजन रखते जा रहे हैं, तो ऐसे रोड मैप रखे जाते हैं। हाँ, अब वो काम को आपको बताना है। आपने जैसे कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना हमारा एक मकसद रहा है, एशिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में शामिल होना हमारा मकसद रहा है। चाइना ने जिस तरह से ख़ुद को ग्रो किया, चाइना की कमियों को भी ना लाएं और खूबियों को भी हम शामिल कर लें, ये एक चुनौती रही। हम बहुत डिफरेंट हैं, भारत बहुत दुनिया में सबसे अलग है, उसका लोकतंत्र अलग है, कल्चर अलग है, बहुत मल्टीपल यहाँ पर भाषाएँ हैं, लोगों का रहन सहन है, मान्यताएँ हैं, और यही तो वजह है। आप जिस सनातन की बार बार बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर जज्ब होता है, यही सनातन के वृक्ष से कितने पुष्प निकल गए। अब जैसे आप जैन धर्म को देखें, सिख धर्म को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, ये सारे धर्म यहाँ से निकले हैं। अलग धर्म है, अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, लेकिन हैं यहीं के, इसी कल्चर में रचे बसे हैं। तो ये एक ऐसी ज़मीन रही है जहाँ पर पुष्पित पल्लवित होने के भरपूर मौके सभी को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें मैंने, जैसे अभी लोग बोलेंगे अरे मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समुदाय क्या, यहाँ के कल्चर में रचे बसे हैं, लेकिन राजनीति कई बार एक भेद पैदा कर देती है। कोई नहीं चाहता भेद, लेकिन भेद वहाँ से भी तो शुरू हो रहा है। यहाँ क्यों फ़ायदा उठाएगी बीजेपी, क्यों फ़ायदा उठाना चाहती है, इसको कभी विचार करिए। क्यों पोलराइज होगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ भी हो रहा होगा, उसका ही तो रिएक्शन होगा ना। अगर वो रिएक्शन रुक जाए तो ये एक्शन बदल जाएगा, रणनीति बदल जाएगी। इस देश में राजनीति इस तरह की चलाने की मजबूरी दोनों तरफ से आती है, किसी एक की तरफ से नहीं आती। और ऐसा नहीं कि इस देश में सिर्फ राजनीति धर्म की राजनीति हो रही है, इस देश में विकास का भी कार्य हो रहा है। उसको भी हम जब चर्चा करते हैं तो लोगों को इसमें बड़ा मज़ा आने लगता है, लेकिन उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम आयुष्मान की भी बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बुज़ुर्गों को जो है इलाज भी मिले। फिर हाँ, ये भी है, एक पूरा उस पर कभी डिबेट रख लीजिएगा, आपकी जो फ्री बीज हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म की राजनीति पर काम हो रहा है। क्यों लाडकी बहना की ज़रूरत पड़ रही, क्यों लाडली बहना की ज़रूरत, क्यों मैया योजना की ज़रूरत पड़ रही है, अगर धर्म पे ही करना। अब आधी आबादी पे फोकस हो गया, महिलाओं और पुरुषों का। अब बोल दीजिए आप कि अरे ये तो महिला प्रधान सरकार है, ये तो पुरुष प्रधान, और महिला प्रधान बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या मुस्लिम महिला, क्या हिंदू महिला, महिलाओं के वोट की ताकत तो वही है। तो इस देश में सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, ये कहना भी बहुत गलत बात है। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ, जिनका चेहरा, जिनकी ब्रांडिंग, जिनके वैल्यूज़, जिनकी खुद की सोच ये रही है, अगर वो ऐसी कोई बात रखते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। वो तो इस मिशन से निकले। सीएम योगी से उम्मीद भी की जाती है कि कुछ इस तरह के बयान आए, ये हाँ, और वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और इस पर चर्चा होती है, इस पर बहस होती है। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि उन्होंने बयानबाजी की, ये कहना ठीक नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री है, बयानबाजी शब्द जो है वो इस्तेमाल होता है किसी कार्यकर्ता के लिए, कोई हाँ नहीं, वो विजन बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सनातन की ज़रूरत है, ये विजन होता है। इस लेवल पर आने के बाद बयानबाजी नहीं होती कि प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ के लेवल पर कोई बयान देगा। वो अपनी बात को रख रहे हैं, अपने विजन को रख रहे हैं। तो अब सीएम योगी ने तो अपनी बात को रख दी और अभी चर्चा का विषय भी बन गई है। आप भी ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। हमने इसीलिए इस पर चर्चा की कि जो सही बात है उसको समझा जाए और उसको समझकर ही आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और एक बात से कई बातें निकलती हैं। इसलिए आज की जो चर्चा थी हमने रखी।